नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परशुन आप सभी का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको 2025 का सीयूटी पीजी का पूरा एग्जाम खत्म हो चुका है, तो जो बच्चे अब 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी से पॉलिटिकल साइंस के साथ 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का सपना रखते हैं और सोच रहे हैं अभी से कि तैयारी करें ना करें, कैसे करें नहीं करें, कुछ नहीं पता हो जिन्हें, उनके लिए ये खास वीडियो बनाई गई है। इस क्लासेस में आपको हम उन सारे बेसिक बातों को बताएंगे जो कि आपको तैयारी करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और एक ऐसी स्ट्रेटजी अगर बना ली जाए शुरुआत में ही, तो वो स्ट्रेटजी से आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ता है। हाँ देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको टफ है, स्ट्रगल है, नहीं जा सकते हैं, बहुत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस टाइम पे अभी से आपको आपका एग्जाम होगा मार्च में 2026 में, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आपके पास हैं अभी। अगर इस टाइम से आप सही तरीके से थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर ले, एक स्ट्रेटेजिक बना के, एक प्लान बना के अगर आप प्लान कर लें, तो आप अपने सपनों के यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। एक आप अच्छा स्कोर सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के साथ कर सकते हैं। पिछले और 2025 में जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन किए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे स्कोर किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी जेएनयू में यहाँ से जा चुके हैं, डीयू में, बीएचयू में, सब जगह स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वहाँ पे पहुँचना, एक अच्छे तरीके से पहुँचना चाहते हैं, तो आप इस मास्टर प्लान को जरूर देखें, फॉलो करें। देखिए, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जब भी कोई युद्ध होता है, तो युद्ध करने से पहले स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना रणनीति के किसी मैदान में उतर जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका हार निश्चित होता है। तो इस वजह से आप, क्योंकि एक ये जो एग्जाम की तैयारी जो अभी के समय में एक युद्ध की तरह है, और उस युद्ध में उतरने से पहले क्या क्या आपके पास हथियार होने चाहिए, क्या किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या एक राइट वे हो। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर भी उस हिसाब से स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या रीजन होगा, इसके पीछे क्या मूल रीजन रहता होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग इस रास्ते से चलने वाले हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जरूर ही क्या कहते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी किया जाता है। क्योंकि मैं बहुत सारे आपके जो ऑलरेडी टॉपर रह चुके हैं, और उन सब से बहुत लोगों से बात करके, बहुत लोगों को देख के, और खुद अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये कुछ बेसिक बातें हैं। किन किन बातों को आपको तैयारी के समय अगर पहले ध्यान रख लिया जाता है, तो आगे आपको पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो जब रिजल्ट आता है, जब एग्जाम होता है, हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर मैंने सही टाइम पे तैयारी नहीं की, या तैयारी किए तो सही तरीके से नहीं किया। तो इन सारी समस्या, एकदम बहुत सारी समस्या आते हैं। लेकिन अगर आप सही टाइम पे तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप एक अच्छे जगह पर जाना एकदम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ सही टाइम पे सही काम करना ही अपने आप में समझिए कि बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही टाइम पे ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या राइट टाइम होगा। ठीक है, किस टाइम से तैयारी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो सही समय क्या है। तो देखिए, जनरली जो आइडियल टाइम माना जाता है कि जब आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ठीक है, पार्ट थर्ड में होंगे। ठीक है, पार्ट थर्ड में अगर है तो ये तो आपका मैंडेटरी है कि यहाँ से तैयारी करना ही चाहिए। लेकिन हो सकते हैं कि कुछ गैप लिए हों, ठीक है, कुछ लोग ड्रॉप आउट किए हों, ठीक है, ड्रॉप लिए हों, तो वो सब भी
जो भी ड्रॉप लिए हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी है कि उनको अभी तैयारी करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आइडियल टाइम है, अगर आप पार्ट थर्ड में हैं या पार्ट टू में, सबसे आइडियल जो टाइम है वो क्या है, पार्ट टू के लिए। क्योंकि अगर पार्ट टू में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, पार्ट टू में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्सेज लीजिए, क्लासेस कीजिए, अगर पार्ट टू में भी आप कोर्सेज क्लासेस लेते हैं तो आपका एक एडवांटेज क्या होता है कि आपको जो ग्रेजुएशन में बहुत कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी खास करके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी नहीं मिलता है, ना ही उतने अच्छे से क्लासेस होते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बस आपको रिवीजन थोड़ा सा 1-1.5 घंटे डेली अगर बीच बीच में टाइम देते रहेंगे, लास्ट रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पार्ट टू से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली सभी लोग पार्ट थर्ड से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्ट टू इसलिए कहता हूँ क्योंकि पार्ट टू में जब आप करते हैं तो आपका एक टाइम में 2-3 काम हो जाता है। आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है, पहली बात। दूसरा है कि आपका जो कोर्स में भी वही और चल रहा होता है, आपके जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस जनरली सारी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड में ऑलमोस्ट वही हैं जो कि COT PG के सिलेबस में, कुछ ज़्यादा होंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ ये जो है ये तो लगभग जगह होते ही हैं। तो इसलिए ये टाइम भी सही है। लेकिन नहीं, अगर पार्ट टू वहाँ पे स्टार्ट करें, पार्ट थर्ड में जरूर कर दें, ठीक है। और बाकी जो ड्रॉप लिए हैं उनको तो करना ही, उसको उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन पार्ट थर्ड में तक में भी अगर आप नहीं करते हैं तैयारी स्टार्ट, तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता है और 1 साल आपका बेवजह खराब हो जाता है। तो इस वजह से आपको कभी भी पार्ट थर्ड में, तो हर हालत में अगर आप स्टूडेंट पार्ट थर्ड के हैं तो यहाँ से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये है आपका राइट टाइम और यही टाइम है, ठीक है। अगर ये तो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अरे सर अभी तो मार्च में एग्जाम होगा, करेंगे फरवरी जनवरी में स्टार्ट, तो फिर आप फंस जाएंगे बाबू। फिर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो जैसे कि आपको कोई अफिलेटेड कॉलेज मिल जाएंगे, जो जैसे BHU में अगर आप आएंगे तो मेन कैंपस में मिल के DAV मिल जाए, और फिर वहाँ आपके फीस ज़्यादा लगेंगे। फिर आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि MA के लिए आप इतना क्या कहते हैं बजट में जाएं, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं उसके साथ फिर आपके साथ आ जाएंगी। अगर आपने सही टाइम पे तैयारी कर दी है, आप बहुत अच्छे पैसे से हैदराबाद JNU से BHU के मेन कैंपस में अगर आ गए, तो यहाँ पे आपको बहुत कम मिनिमल बजट में, खास करके वैसे स्टूडेंट जिनको बजट की प्रॉब्लम है इकोनॉमिक रूप से, उनको तो एकदम पार्ट थर्ड से अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, पहली बात तो वहाँ जाने से आपको एडवांटेज जो होगा, एकेडमिक एडवांटेज तो होगा ही, साथ साथ में इकोनॉमिक एडवांटेज भी उतना ही होता है अगर आप टॉप के यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में पहुंच जाते हैं तो, ठीक है। तो ये बात समझ गए, पार्ट थर्ड में स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखिए कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है, प्रिपेयर करें कैसे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कि क्या करें, सीधा यूट्यूब खोलें, किसी का क्लास देखना स्टार्ट कर दें, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इससे भी पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है, और उससे पहले एग्जाम पैटर्न को देखना है। क्या देखना है बाबू, एग्जाम पैटर्न। तो आपका भी एग्जाम पैटर्न क्या है कि 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सही क्वेश्चंस के राइट क्वेश्चंस के आपके मिलते हैं 4 मार्क्स, और रॉन्ग क्वेश्चंस के मिलते हैं -1 होते हैं, ठीक है। राइट क्वेश्चंस के 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 300 के टोटल कुल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स। ये पैटर्न भी बहुत लोग अभी नए जो जुड़े होंगे नहीं पता होगा, तो पहले पैटर्न देखना जरूरी है। टोटल मार्क्स 300 है, ठीक है। और अगर आपको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी JNU खास करके अगर जाना है, तो आप मान के चलेंगे 250 आपका एटलीस्ट टारगेट होगा, तो आप JNU आराम से पहुंच जाएंगे। 250 एटलीस्ट बता रहा हूँ, ऐसे तो मैक्सिमम स्कोर इस बार 260 270 के आसपास ही है, लेकिन 250 के आसपास अगर फीमेल है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। लेकिन नॉर्मल, एक मैं जनरल कैटेगरी के लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहा हो, तो 250 एक आइडियल मार्क्स है जहाँ की आपका एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 250 से ज़्यादा लेकिन आपको टारगेट रखना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कोटा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल जगह से जो स्टूडेंट्स हैं, रूरल एरिया से हैं, उनके लिए 250 मार्क्स में हो जाएगा। लेकिन 250 मार्क्स लाने के लिए आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि
आप प्रीवियस पेपर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन इजी में भी ये होता है कि मॉडरेट टू ये होता है। कुछ प्रश्न जो होते हैं 10 से 15 प्रश्न जो होते हैं, 10 से 15 प्रश्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग अरबिट टाइप के होते हैं, थोड़ा टफ लेवल के होते हैं। बाकी सारे प्रश्न इजी और मॉडरेट ही होते हैं। लेकिन ये 10 प्रश्न वही होते हैं, यही 10 प्रश्न डिसाइड करते हैं कि आप जेएनयू जाएंगे कि बीएचयू जाएंगे कि डीयू जाएंगे। तो इसलिए ये 10 से 15 प्रश्न को आपको करना होगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया। ठीक है, कि 300 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन होगा, 4 राइट पे और रॉन्ग पे -1 मार्क्स मिलेगा। दूसरा बात आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज ही, अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हैं तो आज ही सिलेबस को या तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास टैब है लैपटॉप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रिंट आउट करके रखें और उसके हर चीज़ को देखें। जैसे उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, किस में क्या है, कौन सा थिंकर है, उन सबको एक बार पूरे सिलेबस को देखने क्या क्या मुझे देखना है, क्या क्या मुझे स्टडी करना है। और जब सिलेबस को देख लें तो फिर पीवाईक्यूज को देखें। सिर्फ देखना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लगाइए या उसे याद कीजिए। पीवाईक्यू को देखना कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, कितने कैसे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब देखना है आपको। और पीवाईक्यूज को देखने के बाद ट्रेंड्स देखिए, ये पीवाईक्यू हो गया, ट्रेंड्स हो गया, ये सब जो अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ते हैं वो सब तो आपको बहुत एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम वो ट्रेंड्स को और पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपको बता देंगे। ठीक है, कि ये ट्रेंड्स है, ये एनालाइज है, आपको बस उसे फॉलो करना होगा। लेकिन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कोचिंग कोर्सेज से नहीं भी जुड़े हैं, सिर्फ यूट्यूब पे भी हैं, तो उनको क्या करना है, पीवाईक्यू को फॉलो करना है, ट्रेंड्स को देखना है कि किस तरह से, कभी क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और क्रोनोलॉजी में भी आईआर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आपको देखना है। जब ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लें तो अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया फाइंड आउट कीजिए कि मैं इस 8 यूनिट्स में, ठीक है, इस 8 यूनिट में, 8 यूनिट्स में मैं किस यूनिट में सही हूँ, किस यूनिट में मेरा थोड़ा सा गोल हो रहा है। ठीक है, उसे आप फॉलो करेंगे, मेरा इस 8 यूनिट्स में किस में दिक्कत हो रहा है, किस में सही हो रहा है। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो फिर उसे समझ में आएगा। फिर क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स के लिए अभी यूट्यूब पे ही हमारे चैनल पे मैम का वीडियो आएगा, आकांक्षा मैम का, और वो आपको बुक्स की स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन से आपको रीड आउट करनी चाहिए उनके बारे में बताया जाएगा। दूसरा ये है कि आप एक, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा एक एनसीईआरटी अगर अभी आपके पास, क्योंकि टाइम है, तो एनसीईआरटी वो भी किसका, 11th और 12th का बस। ठीक है, 11th और 12th का एक बार देख लेते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट उठाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे आईआर जो क्या कहते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हो गया। वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड्स को देख लिया, पीवाईक्यू को देख लिया। तो ये हो गया कि आपको इस तरीके से पहले एक एक स्टेप्स पे जाके तैयारी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आज जगह और कि कोई वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, तैयारी उस तरीके से फिर नहीं होता है, फिर आप ऐसे करके इधर उधर ही करते रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा कि व्हाट शुड बी द फोकस एरिया, फोकस किस चीज पे करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट का जो है एकदम से, एक जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसका कॉन्सेप्चुअल रूप से आप जान जाएंगे, इसकी कॉन्सेप्ट में कितना क्लियरिटी हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो मार्क्स के एलिनेशन थ्योरी को, मार्क्स के हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को, हर चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें, उसको क्लियरिटी आपको होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कैसे फोकस करना है, कंसिस्टेंट रिवीजन। आप जब भी शेड्यूल बनाएं तो अगर आप वीक में, ठीक है, वीक में अगर 7 डेज है, अगर आप 5 डेज पढ़ रहे हैं या 4 डेज पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 डेज एटलीस्ट रखना है रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और फैक्ट्स को रखने के लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। और रिवीजन करते टाइम बहुत बार देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे कि जो कि आप बार बार भूल रहे हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। क्या करेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ये आपको लास्ट टाइम पे
काम आएगा। ठीक है। दूसरा, फैक्ट्स पे भी फोकस करना है। बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि इसकी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ठीक है, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ठीक है। इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, जो मैं ये आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये सीयूटी पीजी के अलावा अगर आप यूजीसी नेट का भी दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा, क्योंकि नेट हो या पीजी हो, दोनों में भी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट्स का भरमार है और उसी को देखते हुए, और हमेशा एग्जाम के ट्रेंड से इधर उधर नहीं जाना है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ने के लिए विद्वान बनने के लिए आप मास्टर्स में जाइएगा, बहुत विद्वान बनने के पास आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, जितना बुक पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, पीएचडी में उतना फिर कर सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम के ट्रेंड्स को जरूर फॉलो करें। ट्रेंड्स पे जैसे कि क्रोनोलॉजी बेस्ड फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो इम्पोर्टेंट एरिया उसको ध्यान दें। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट अभी आपको नहीं लगता है कि वो उससे प्रश्न नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं, उसको भी आपको तैयार रखना है। लेकिन जो ज़्यादा जो ट्रेंड है, ट्रेंड को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ट्रेंड से हो सकता है कि एक बार अचानक से ट्रेंड से बदल दे, लेकिन नॉर्मली अभी तक जो है कि 2-3 साल से लगातार वो अपने ट्रेंड पे को ही फॉलो करती है। तो अगर आप ये करते हैं नहीं अगले साल ही बदलेगा, ये सोच के जाएं, तो फिर आपकी वो मानता है, फिर वो आपका अपना रिस्क है। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पीवाईक्यू तो रामबाण है। ठीक है, फोकस ऑन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू रामबाण है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि एक ऐसा हथियार जहाँ से क्लू मिलता है कि आप जान सकते हैं कि पेपर जो पैटर्न बन रहा है, ये जो एग्जाम सेटर है उसका माइंडसेट क्या है, और किस प्रकार के वो प्रश्न बनाते हैं और किस प्रकार के वो बना सकते हैं, और उस आपको हैबिट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने के बावजूद भी एमसीक्यू फॉर्मेट में जब प्रश्न आते हैं तो हम उसे गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें से 1-2 वर्ड्स अगर नहीं देख पाए, क्योंकि एनटीए जब प्रश्न सेट करते हैं कभी कभी नॉट, यस, ये से करके ऐसे प्रश्न लगाते हैं, जिससे को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो प्रश्न हमारे पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं। इसलिए पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यू भी पर यूनिट लगाना है। हर यूनिट में जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उसे जरूर लगाइए। ठीक है, जैसे एक यूनिट आप पढ़ाई की, ये एक टॉपिक ही पढ़े। ठीक है, जैसे ये सब मैं फीचर्स में आपको बता रहा हूँ कि ये सब अगर आप कोर्सेज के साथ जुड़े हैं तो आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है, ना ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीवाईक्यू पे भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा हर क्लासेस के बाद। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखेंगे तो वहाँ भी हर क्लासेस के बाद पीवाईक्यू जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस के फॉर्मेट में, वो सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसका कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है जो कोर्सेज में जुड़े हुए हैं बच्चे। बाकी मैं ये नॉर्मली जो यूट्यूब से जुड़े हुए बच्चे उनके लिए कह रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू सारे लगाने हैं, फिर एमसीक्यू सब लगाने हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन का एक मोटा मोटी रोड मैप बना लेते हैं। ये मैं स्ट्रिक्ट नहीं कहूँगा, ये ठीक है कि आप इसी पे रोड मैप पे फॉलो कीजिए, लेकिन एक मोटा मोटी आप इस तरीके से अगर बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी जुलाई चल रहा है। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी से आपने स्टार्ट किया या स्टार्ट करने वाले होंगे, तो जुलाई टू नवंबर जो है, ठीक है, फाउंडेशन बिल्डिंग कीजिए। क्या कीजिए? फाउंडेशन बिल्डिंग कीजिए। साथ साथ में सीयूटी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, यानी कि पीजी पॉलिटिकल साइंस के जितने पीवाईक्यू हैं, उन सारे पीवाईक्यू को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उन सारे पीवाईक्यू को अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया हो। जब आप पीवाईक्यू पहले देख लेंगे और फिर फाउंडेशन को बिल्डअप करेंगे, ओरिजिनल स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये पॉइंट्स यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सब आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, दिसंबर जब नवंबर तक में आपने ये कर लिया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरिटी हो गया, सब कुछ आप स्टैंडर्ड बुक्स जो सब पढ़ना है नवंबर तक कर लीजिए। उसके आगे फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे मत जाइए, वहाँ जो आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, जो जो करना है, क्लासेस करना है, वो सब कर लीजिए। फिर दिसंबर में पीवाईक्यू जो अदर यूनिवर्सिटी का, जैसे कि पहले बीएचयू, जेएनयू, ये सब जो इतने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सब का ये पीवाईक्यू क्या करना है, आपको कर लेना है। और जो दिसंबर के महीने में पर डे ये पीवाईक्यू के अलावा ये पीवाईक्यू से भी 50 एमसीक्यू डेली लगाना है आपको, प्रैक्टिस सेट के तौर पे, प्रैक्टिस सेट के तौर पे। देखिए, और फिर यही बात है कि अगर कोर्स में जो जुड़े हैं उनको अदर यूनिवर्सिटी का
भी PYQ ऑलरेडी मिल जाएगा कोर्स के साथ ही, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, क्लास में भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, और कुछ कुछ प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियस है कि यहाँ पे उतना हमारे पास नहीं होता है टाइम का, तो सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे PYQ जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। पिछले इस बार भी हम लोगों ने बहुत सारा PYQ ऑलरेडी कराए हैं, तो आपको जो नहीं जुड़े हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो जुड़े हैं, इनके पास जो कैपेबल हैं और बाकी वो लोग तुरंत जुड़ जाएंगे, तो उनके लिए ये सब एडवांटेज मिल जाएगा। फिर जनवरी है, जनवरी में आपको क्या करना है, अभी आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लिया है, नोट्स बना लिया है, MCQ PYQ पूरा CUT का देख लिया, अदर यूनिवर्सिटी का PYQ देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब जो जो इंपॉर्टेंट लगा है वो सब कुछ आपका रेडी हो चुका है दिसंबर तक में। जनवरी में क्या करना है भाई, फर्स्ट रिविजन करना है। पहली बार जितना आपने अभी तक लिखा है पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज कीजिए। अब उसमें से निकाल के निकालिए, अच्छा इसमें से भी अभी कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, तो उसको एकदम एक फैक्ट शीट की तरह एक नोट्स बनाते जी, अपना नोट्स। लेकिन हम लोग नोट्स तो प्रोवाइड कराते ही हैं, लेकिन एक अपना नोट्स जब बना हुआ होता है, जितना बार आप नोट्स को बनाने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको साथ में याद होता है, याद करते करते कुछ लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, उसे आप बनाते हुए चलिए, ठीक है। और यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज जो देना यहाँ से अच्छे से स्टार्ट करिए कि हर यूनिट का एक एक करके टेस्ट दे दें। फिर फरवरी मंथ आ जाएगा, फरवरी मंथ में क्या करना है, सेकेंड टाइम रिवीजन करना है और भरपूर जितना कर सकते हैं MCQ का प्रैक्टिस करना है, और फुल टेस्ट सीरीज जो फरवरी से मार्च तक दोनों में फुल टेस्ट सीरीज देना है। और जो शॉर्ट नोट्स आपने अलग अलग टाइम से, चाहे वो PYQ से या आपने MCQ से या आपने क्या कहते हैं कि कोर्सेज के दौरान शॉर्ट नोट्स जो तैयार किया है उसका रिवीजन बस करना है लास्ट में, ताकि आपका एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट याद रहे, आप कभी भी कंफ्यूज न करें। थोड़ा बहुत इसमें करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप किसी अदर एग्जाम जैसे कि सिविल सर्विस का या अदर किसी एग्जाम्स का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हों, तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत न्यूज और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर सब पढ़ने का, तो उससे न्यूज़पेपर जो पढ़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये बता दूं, ठीक है। न्यूज़पेपर के पढ़ने से बहुत कुछ प्रश्न, 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप वहाँ से ही कर जाते हैं, और क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के और इंडियन पॉलिटी के ये सब के जो टॉपिक हैं वो न्यूज में घूमते रहते हैं, तो आप उससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा होते रहता है। अगर आप डेली 1 घंटा न्यूज पे देते हैं तो वो आपका बहुत ही वर्थ इट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है, किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करना है, कब तैयारी स्टार्ट करना है, ये सब कुछ जानने के बाद अब आप जान लीजिए कि किसी भी पढ़ने का सही तरीका होता क्या है। अगर आप इस तरीके से, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इस तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़ ले रहा है तो उसको फिर कोई दिक्कत होना ही नहीं है। वो श्योर शॉट उसको वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो वो हर तरह के प्रश्न को करने में सक्षम रहेगा। ये सिर्फ मैं CUT PG के लिए नहीं, अगर कोई UGC नेट के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि यही एक राइट वे है जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पहला है कि रीड अ टॉपिक फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। सबसे पहले क्या कीजिए, अगर कोर्स में आप ज्वाइन है तो भी, नहीं ज्वाइन है तो भी, दोनों के लिए ये सेम है कि स्टैंडर्ड बुक से पहले कोई टॉपिक, जैसे अगर कोर्स में जुड़े हैं तो आपको पता है कि इस वीक में ये एक टॉपिक होने वाला है, तो आप स्टैंडर्ड बुक से उस टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लीजिए, ताकि आप क्लास में जब आएँ तो इंटरेक्ट कर सकें, आप सवाल पूछ सकें, समझ सकें, ठीक है। दूसरा, उस पे कोई अगर आप कोर्सेज से जुड़े हैं तो क्लास ले लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पे क्लास लीजिए, कहीं पे भी क्लास लीजिए, ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसी टॉपिक पे क्लास लिए। फिर जितने भी PYQs हैं उस टॉपिक पे, ठीक है, अगर आप कोर्स से जुड़े रहेंगे तो आपको PYQ अलग से नहीं, आपको साथ ही में हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नहीं जुड़े हैं तो आप जितने भी PYQ हैं उन सब को देख लेंगे एक बार, ठीक है, उस कोर्स से जुड़े हुए। फिर जो PYQ देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो कि आपको अभी क्लासेस में हो सकता है या स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे नहीं मिले हैं, तो उस पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, समझ रहे हैं। फिर क्या करना है, MCQ का प्रैक्टिस करना है PYQ के अलावा, ठीक है। जो PYQ आपने प्रैक्टिस किया उसके अलावा जो PYQ है उस, ठीक है, अदर जैसे कि BHU पहले लेते थे एग्जाम, क्या कहते हैं JNU का था, तो इन सब का भी प्रैक्टिस आपको करना है। और फाइनल एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेना है, जिससे कि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपको काम आएगा।
और ये तरीका से आप हर टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका श्योर शॉट है कि कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात आ जाता है, देखिए ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बातें हैं नहीं कि मैं डेली रूटीन मैं एक यहाँ से आपको बताऊं और आप वो फॉलो कर ले। तो डेली रूटीन तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। ठीक है, और बस इसमें एक दिक्कत, मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ, आवर्स बता देता हूँ। अगर एटलीस्ट आपको इतने आवर्स फॉलो करने चाहिए, बाकी टाइम तो अपने अकॉर्डिंग आपका क्लासेस अगर है, आप अगर कोचिंग में करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुएशन का क्लासेस चल रही होगी, तो अलग अलग दिक्कतें अलग अलग लोगों को हो सकता है। तो मेरा है कि 3 से 4 घंटा अगर अभी आप कर ले रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है, तो सफिशियंट है। ठीक है, 3 से 4 घंटे में आपका एक एवरेज में बता देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स कोर्सेज से जुड़े हुए हैं तो उनका 1 या 2 क्लासेस अगर डेली हो रहा है तो वो क्लासेस कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्लासेस के बाद क्या करना है, जो PYQ या नोट्स दे रहे हैं बस उसको कर लीजिए, बस सफिशियंट है। ठीक है, और जिस दिन मतलब हॉलीडे रहेगा संडे सैटरडे को, तो उस दिन क्या करना है कि पूरे वीक का आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। बस इतना अगर कर लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं, एक मास्टर प्लान है जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से आप अपने सपने की यूनिवर्सिटी, सपनों की यूनिवर्सिटी JNU BHU DU, और वहाँ भी जैसे BHU में भी क्या होता है कि बहुत बार आप तैयारी किए अच्छी जगह पे, मेन कैंपस नहीं हो पाया तो फिर आपका चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और मन से तैयारी कीजिए और अपने सपनों की यूनिवर्सिटी पहुँचिए। और बाकी कोर्सेज में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए। ठीक है, ये जो ऑफ़र है आपका 1 अगस्त तक ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, ये ऑफ़र 1 अगस्त तक हो गया है। ठीक है, और आप अगर कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। जुड़ने के बाद आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाया जाएगा। कोई चीज़ फिर आपको टेंशन नहीं लेना, ना आपको ट्रेंड्स फॉलो करने की जरूरत है, ना PYQ, कुछ नहीं करना है। सारा काम हम लोग, ठीक है, पूरी टीम मिलके करेंगे। टेस्ट सीरीज बना हो जाए, चाहे जो भी चीज़ें चाहिए आपको, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनल गाइडेंस है। बाकी आप जाके क्या कहते हैं, यूट्यूब पे इंटरव्यू पढ़े हैं पहले के, आपके जो JNU पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स, उन सब का इंटरव्यू देख सकते हैं। और बाकी पिछले साल सिर्फ यूट्यूब के क्लासेस से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप जाके देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है यूट्यूब पे, कि जो कि डायरेक्ट यूट्यूब के क्लासेस से हैं। उसमें ऐप की क्लासेस, टेस्ट सीरीज की क्लास जो कंटेंट है उनको नहीं ऐड किया गया। अगर उनको ऐड किया जाएगा तो 60+ हो जाएंगे। ठीक है, और इतना सफिशियंट होता है आपका JNU जाने के लिए। ठीक है, 60 से 65 तक अगर आप सही कर लेते हैं तो JNU जाना आपका श्योर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो BHU तो श्योर था। ठीक है, तो इतना तो यूट्यूब पे अवेलेबल था, लेकिन अगर आप कोर्सेज ऐड करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि JNU जाना तय है। बस आपको जो हम लोग बोलेंगे उस हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो ये सब चीज़ देख लीजिए और उसके बाद सही टाइम पे जुड़ जाइए, क्योंकि अगर सही टाइम पे नहीं जुड़ेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे, फिर आपके पीछे के बहुत सारे क्लासेस रह जाएंगे, फिर आप इस शेड्यूल में, इस प्लान के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। इसलिए सही टाइम पे जल्दी से जल्दी जुड़े। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।